नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा यादव बिंग ऑर्गेनिक से जैविक खेती और बागवानी में आपकी साथी। जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, बिंग ऑर्गेनिक एक ऐसा चैनल है जो जैविक खेती, बागवानी और वर्मी कंपोस्ट से रिलेटेड सारी जानकारियां आप तक पहुंचाता है। हमारा उद्देश्य जैविक खेती को बढ़ावा देना है, इसीलिए हम ऐसे वीडियोस आपके साथ शेयर करते हैं जिनसे आप कम से कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकें। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक क्वेश्चन जो हर बागवानी करने वाले इंसान के मन में आता है, हर किसान के मन में आता है, और जो भाई वर्मी कंपोस्ट की यूनिट चलाते हैं, जब वो किसान के पास जाते हैं तो किसान भाई उनसे भी वो क्वेश्चन रेस करते हैं। और ये टॉपिक है वर्मी कंपोस्ट और गोबर खाद में अंतर। जी हाँ, इससे जुड़ी सारी जानकारी, क्या है वर्मी कंपोस्ट, क्या है केचुआ खाद, क्या है गोबर का खाद, इसे कैसे बनाया जाता है, कैसे उपयोग किया जाता है, दोनों में से कौन सी चीज़ बेहतर है आपके लिए, ये सारी जानकारी लेकर मैं पूजा यादव आज आपके साथ में खड़ी हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ केचुआ खाद क्या है। मैंने बहुत से वीडियोस इस पर शेयर किए हैं, आपने मेरे चैनल पर देखे भी होंगे, फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ जो नए हैं उनके लिए। केचुआ खाद केचुओं और गोबर के द्वारा बनाई गई एक उत्तम जैविक खाद होती है, जिसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, जब हम किसान भाई के पास जाते हैं, उन्हें अप्रोच करते हैं कि आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ कीजिए, तो उनका क्वेश्चन होता है कि क्यों यूज़ करें। जब हमारे पास गोबर का खाद है तो हम वर्मी कंपोस्ट को ही क्यों यूज़ करें। तो जो भी मेरे भाई वर्मी कंपोस्ट यूनिट चलाते हैं, वो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इससे आपको हेल्प मिलेगी आपके क्लाइंट को ये सारी चीज़ें बताने में कि कैसे बेहतर है आपकी वर्मी कंपोस्ट गोबर खाद की तुलना में। दोस्तों, गोबर खाद कैसे बनती है। नॉर्मली आपने देखा होगा गांव में पूरे साल का जो गोबर होता है जानवरों का, वो इकट्ठा करके एक जगह पर रख दिया जाता है और लगातार उस पर धूप पड़ रही होती है, बारिश के मौसम में उसमें पानी गिर रहा होता है। तो जब आप देखेंगे कि लगातार जब धूप पड़ती है तो उसका जो जैविक कार्बन होता है, जो गोबर में उपस्थित होता है, जो कि आपकी फसल के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो जैविक कार्बन उड़ जाता है, हवा के साथ, धूप के साथ उड़ जाता है। और यदि तेज़ बारिश उस पर होती है तो पानी के साथ उसके ज़्यादातर पोषक तत्व बहकर चले जाते हैं। ये बात हो गई गोबर खाद की। यदि आप सही तरीके से गोबर खाद बनाना चाहते हैं तो आप उसे शेड में रखिए, ऐसी जगह रखिए जहाँ पर उसे प्रॉपर तरीके से उसमें हवा का आवागमन होता रहे, समय समय पर उसे पलटते रहिए, सीधे उस पर धूप मत पड़ने दीजिए। तो आपका जो गोबर खाद बन रहा है वो कंपैरेटिवली अच्छा बनेगा। अब बात आती है वर्मी कंपोस्ट की। वर्मी कंपोस्ट केचुओं के द्वारा बनाया गया खाद है, जिसमें कि भरपूर मात्रा में पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। आप जो गोबर केचुए को दे रहे हैं, जिस गोबर के ऊपर केचुए स्प्रेड कर रहे हैं, केचुआ उसे रेगुलर खाता है, पूरे तरीके से डिकम्पोज कर देता है, और मल के मूत्र में जो अवशेष बाहर आता है वो केचुआ खाद मतलब कि वर्मी कंपोस्ट होता है। तो दोस्तों, गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट में क्या अंतर है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि क्या अंतर है। दोनों का उपयोग सेम होता है, खेत की तैयारी के समय आपको डालना होता है, अंतिम जुताई से पहले इसे डालना होता है, तो उपयोग में कोई अंतर नहीं होता है। उपयोग आपको सेम तरीके से दोनों का करना होता है, चाहे वो गोबर खाद हो चाहे केचुआ खाद हो। और अगर मैं गमलों की बात करूँ तो आपको 1 से 2 इंच की मिट्टी की गुड़ाई करनी होती है और उसमें खाद मिक्स करके अच्छे से कवर कर देना होता है। बहुत आसान तरीका होता है, दोनों ही जैविक खादें हैं और उपयोग भी उनका सेम है। अब यदि मैं पोषक तत्वों की बात करूं तो गोबर खाद की तुलना में वर्मी कंपोस्ट में बहुत अधिक मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। पोषक तत्व के साथ ही इनमें काफ़ी एंजाइम्स और हार्मोन्स भी पाए जाते हैं, जो कि आपको गोबर खाद में नहीं मिलेंगे। हार्मोन्स और एंजाइम्स बिल्कुल भी गोबर खाद में नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ये चीज़ें जब केचुआ खाद बनती है, जो प्रक्रिया होती है, उसके कारण रिलीज होते हैं। इसलिए आपको केचुआ खाद में हार्मोन्स और एंजाइम्स मिलेंगे, गोबर खाद में नहीं मिलेंगे। गोबर खाद को बनने में भी समय लगता है, जबकि केचुए खाद का पूरा साइकिल आपका 70 डेज में एनी हाउ कंप्लीट हो जाता है। अब अगर मैं पोषक तत्वों की बात करूं तो इसमें जो वर्मी कंपोस्ट है उसमें नाइट्रोजन 2.5 से लेकर 3% तक होती है, फास्फोरस 1.5 से लेकर 2% तक होता है, पोटाश 1.5 से 2% तक होता है, और जो उसका पीएच मान होता है वो 7 से 7.5 के बीच होता है।
जबकि ये अगर आप ये पोषक तत्व आप गोबर की खाद में देखेंगे तो ये बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि वर्मी कंपोस्ट में ये भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट में जिंक, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, फॉस्फेट ऐसे कई अन्य सूक्ष्म जैविक तत्व मौजूद होते हैं जो कि आपकी फसल के लिए कम मात्रा में ही सही पर बहुत ज़रूरी होते हैं। ये आपको गोबर खाद में बिल्कुल नहीं मिलते हैं। तो अच्छा, इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर मौजूद होता है जो कि गोबर खाद में बिल्कुल भी नहीं होता है। अब जब आप अपने खेत में गोबर खाद डालते हैं, गोबर खाद नॉर्मली जो गाय या भैंस का गोबर निकला होता है उसी को डिकम्पोज करके गोबर खाद बनाया जाता है। पर इस प्रोसेस में जो बीज गाय या भैंस या जिस भी जानवर का आपने बनाया है उसके द्वारा जो बीज खाए गए हैं वो डिकम्पोज नहीं होते हैं। तो जब जानवर ने उसे खाया, ऐसा ही बीज उसने वापस बाहर निकाल दिया गोबर के थ्रू, आपने उसी को डिकम्पोज किया और अपने खेत में डाल दिया, तो जो आपका बीज है वो तो एज इट इज आपके खेत में फिर से गिर गया। तो जब आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, आप गोबर की खाद जब डालते हैं तो खेतों में खरपतवार भी साथ ही उगना स्टार्ट हो जाती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो गोबर खाद आप डाल रहे हैं उसमें ऑलरेडी जो बीज है वो तो पहले से पड़े हुए हैं और वही आपके खेत में भी ट्रांसफर हो गए हैं। पर वर्मी कंपोस्ट में ऐसा नहीं होता है। वर्मी कंपोस्ट में जब आप गोबर डालते हैं तो केचुआ उसमें मौजूद एक एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से खाता है, चाहे वो बीज हो, चाहे गोबर हो, चाहे हरे पत्ते हो, जो भी आप डालते हैं उसमें जैविक अपशिष्ट पदार्थ जो भी आप उसमें डालते हैं वो पूरे तरीके से खाता है। इवन वो बीजों को भी प्रॉपर तरीके से डिकम्पोज करता है। तो जब वो डिकम्पोज हो जाते हैं उसके बाद में जो आपकी वर्मी कंपोस्ट बनती है और आपके खेत में पड़ती है तो उसमें खरपतवार नहीं होते। तो जो आपकी खरपतवार नाशी दवाइयों का खर्च है या निराई गुड़ाई का जो खर्च है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो गोबर खाद की तुलना में वर्मी कंपोस्ट की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है, जो पानी को सोखने की और अपने अंदर समाये रखने की क्षमता होती है, वो वर्मी कंपोस्ट में होती है, ना कि गोबर खाद में होती है। तो इसका फायदा ये होता है कि जिस फसल में आपको 5 पिलाई की जरूरत पड़ती है, यदि आप रेगुलर वर्मी कंपोस्ट यूज करते हैं तो उसमें आपका काम 3 पिलाई में हो जाएगा। आपका पानी भी बच गया, पानी को चलाने के लिए जो बिजली लग गई है वो भी बच गई। तो इस तरीके से इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होने का भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि आप वर्मी कंपोस्ट क्यों यूज़ करें। तो दोस्तों, ये तो सारी बातें हो गई। अच्छा, इसके अलावा जब आप गोबर खाद का यूज़ करते हैं तो आपको अधिक मात्रा में गोबर खाद डालनी होती है, लेकिन अगर आप वर्मी कंपोस्ट की बात करेंगे तो 2 से 3 टन 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है वर्मी कंपोस्ट। लेकिन अगर आप उसी पे अगर आप गोबर खाद डालेंगे तो गोबर खाद आपको कईयों टन डालनी पड़ेगी, कईयों ट्रॉली से डालनी पड़ेगी, जबकि वहीं आप वर्मी कंपोस्ट डालेंगे तो 2 से 3 टन आपके लिए 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। तो दोस्तों, ये सारे रीज़न हैं, इन सभी के चलते गोबर खाद की तुलना में वर्मी कंपोस्ट बेहतर है, एक बहुत अच्छा जैविक विकल्प है। कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं बैठती है। नॉर्मली लोगों को लगता है कि वर्मी कंपोस्ट यूज़ करेंगे तो महंगा पड़ेगा, महंगा नहीं पड़ेगा। आप गोबर खाद से उसकी तुलना मत कीजिए, क्योंकि उसमें पोषक तत्व देखिए, दूसरी चीज़ें देखिए जो कि आपके खेत के लिए ज़रूरी है और वो भरपूर मात्रा में मौजूद है। तो यदि आप कंपेयर करेंगे, हर एंगल से आप सोचेंगे समझेंगे तो वर्मी कंपोस्ट एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प है जैविक खेती के लिए। और इसमें भी आप जैसे गोबर खाद तैयार करते हैं, आप स्वयं के खेत के लिए खुद ही वर्मी कंपोस्ट तैयार कीजिए। आपको महंगा लगता है, आप मत खरीदिए, किसी से मत खरीदिए। अगर आपके पास 2 जानवर भी हैं तो आप अपने घर पर ही वर्मी कंपोस्ट तैयार कीजिए और अपने खेतों में इस्तेमाल कीजिए। बाजार में तो एक ऑप्शन रहता है कि वर्मी कंपोस्ट जो लोग आपको 3-4 रुपए प्रति किलो में देते हैं, आई डोंट नो वो लोग कैसे देते हैं, क्योंकि इतनी तो लागत ही आ जाती है। तो वहाँ पर मिलावट का एक ऑप्शन आ जाता है कि लोग मिलावट करके आपको बेच रहे हो। तो अगर आप खुद वर्मी कंपोस्ट तैयार करेंगे अपने खेतों के लिए तो आप मिलावट से भी बच जाएंगे और एक बेहतरीन जैविक खाद आप स्वयं तैयार कर सकेंगे अपने खेतों के लिए। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आपके गोबर खाद और वर्मी कंपोस्ट को लेकर जो भी कंपैरिजन्स थे, जो भी डाउट्स थे, वो पूरे तरीके से क्लियर हो गए हों। इसके अलावा भी यदि आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में बताइए, हर सवाल का जवाब हम देंगे। जैविक खेती को बढ़ाना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है, तो उसके लिए आपको किसी भी तरीके
उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं, जैविक खेती में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं, तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।